बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो होता कैसे है उसको डिस्कस करना है। अभी तक डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से पहले हमने हाइपोथेसिस डिस्कस किए कि हाइपोथेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में क्या कहा गया। दूसरे पे फिर हमने एग्जैक्ट हाइपोथेसिस को डिस्कस किया कि कौन सा हाइपोथेसिस है जिसके ज़रिए से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो वो हाइपोथेसिस था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता क्या है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो ओपन अप होते हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो जहाँ सेपरेशन होती है वहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसके साथ एक और स्ट्रैंड बना दिया जाता है जो डॉटर स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास दोनों स्ट्रैंड के साथ एक एक नया स्ट्रैंड बना के इस तरह एक जो डीएनए है वो दो डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब जब दो स्ट्रैंड्स को अलहदा किया जा रहा था तो मुकम्मल डीएनए स्ट्रैंड को ओपन नहीं किया जाता, बल्कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं कहीं हो रहा होता है डीएनए स्ट्रैंड पे। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और फिर उसी जगह के स्ट्रैंड को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। और वहाँ पहले डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट की जाती है। जैसे यहाँ स्ट्रैंड ओपन अप हुआ, अब इस ओपन अप स्ट्रैंड से फिर आगे डीएनए रेप्लिकेशन आगे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो, मे भी पॉसिबल है कि सिर्फ यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही हो, बल्कि हो सकता है किसी और उसी डीएनए के ऊपर किसी और जगह भी रेप्लिकेशन हो रही हो। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन एक डीएनए के ऊपर काफ़ी जगह हो रही होती है। फिर उन सारे स्ट्रैंड्स को मिला के आप कह सकते हैं ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसके साथ नया स्ट्रैंड बन जाते हैं, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसके साथ नया स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो पहले एक डीएनए था, अब छोटे दो डीएनए हो जाते हैं। अच्छा, जब हम स्ट्रैंड्स की बात करते हैं तो एक तो वो स्ट्रैंड है जो ऑलरेडी मौजूद है, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट या पेरेंटल स्ट्रैंड, और एक वो स्ट्रैंड है जो नया बन रहा होता है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ग्रोइंग स्ट्रैंड। तो डीएनए जो पुराना स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट या पेरेंटल स्ट्रैंड कहलाता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको ग्रोइंग स्ट्रैंड कहेंगे या फिर डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कलर के हैं ये आप कह सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड है या पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जो रेड कलर के बन रहे हैं या बन चुके हैं उसको हम कहेंगे ये ग्रोइंग स्ट्रैंड है या डॉटर स्ट्रैंड है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स की अलग-अलग कैटेगरी आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद रेप्लिकेशन होती कैसे है कि एक जो स्ट्रैंड है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड अटैच है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ATCG, तो दूसरे हम कॉम्प्लीमेंटरीली न्यूक्लियोटाइड इसके ऊपर ऐड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंटरीली क्या होते हैं। ए के सामने टी होता है, टी के सामने ए, एट GC वाला फार्मूला, एट गवर्नमेंट कॉलेज वाला फार्मूला फॉलो होगा कि सी के सामने जी आएगा और जी के सामने सी आएगा। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड काफ़ी सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, यानी आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन के बाद डीएनए बनता है। तो वो एंजाइम जो इन न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन करवा रहे होते हैं उन एंजाइम को हम कहते हैं पॉलीमरेजेस। तो आपने ये याद रखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होगी वो पॉलीमरेजेस एंजाइम करवाएंगे। आपकी बुक में जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो बैक्टीरिया के लिहाज से लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसके प्रोसेस को समझना थोड़ा सा आसान है, लेकिन आसान चीज़ समझ में आ जाए तो फिर यूकैरियोटिक जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको समझना भी आसान होगा। तो बहरहाल आपकी बुक में सिर्फ बैक्टीरिया के लिए, और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 3 एंजाइम उसमें रोल प्ले करते हैं। एक को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, लेकिन ये एंजाइम चूँकि स्मॉल होता है इस वजह से इसका स्पोर्टिंग रोल है। स्पोर्टिंग रोल से क्या मुराद है कि ये जो मेन एंजाइम होगा जो डीएनए पॉलीमराइजेशन करवा रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन करवा रहा होगा, उसमें ये हेल्पर का काम कर रहा होता है। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज 2, अब डीएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अब जाहिर बात है उसने क्रोडो न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करना है, मे भी हो सकता है उस कॉपी करते हुए कहीं कहीं गलती हो जाए, तो उसको प्रूफ रीड करना और उस गलती को ठीक करना
कि उसने अगर गलत न्यूक्लियोटाइड लगा दिया है उसको हटा के सही न्यूक्लियोटाइड लगाना, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का, यानी ये चेकर है किस्म का, कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की है उसकी वजह से जो नया डीएनए बना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियोटाइड गलत लग जाएँ तो जीन्स की इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है। अगर जीन की इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए तो प्रोटीन सही नहीं बनती। अगर खुदा ना खास्ता प्रोटीन ठीक ना बने तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे फंक्शनल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे एक बड़ा मशहूर आप कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल की शेप प्रॉपरली नहीं बनती, उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड गलत लगा होता है। तो ये इसके अंदर एबिलिटी है कि ये प्रूफ रीड ऑफ ग्रोइंग स्ट्रैंड, जो नया बनने वाला स्ट्रैंड है उसको प्रूफ रीड करता है ताकि उसको एक्यूरेट किया जा सके, ठीक किया जाए। हाँ, जिसने मेजर काम करना है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने पॉलीमराइजेशन करनी है। अब उस पॉलीमराइजेशन से पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप लोगों ने याद रखनी है। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, कुछ फंक्शन के लिहाज से। जैसे पहली तो ये है कि ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम, असल रेप्लिकेशन इसने करनी है। अच्छा, बुक में ई कोलाई का वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया में के लिए डीएनए प्रोसेस को डिस्कस किया, और बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च में यूज़ होने वाला बैक्टीरिया है वो ई कोलाई है। ठीक है, तो इस वजह से ई कोलाई, जब भी हम बैक्टीरिया में किसी आर्टिकल की बात करते हैं तो ज़्यादातर ई कोलाई के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ये ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जिसने असल अंदाज में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करनी है। दूसरा, ये 10 टाइम लार्जर देन पॉलीमरेज 1, के पॉलीमरेज 1 से 10 गुना बड़ा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है बाकी दूसरे बाद अगला जो हमारे पास है वो ये डाइमर मालिक्यूल है। डाइमर मालिक्यूल से क्या मुराद है कि इसके दो मर यूनिट को कहा जाता है, डाई दो को कहा जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो दो एक जैसे यूनिट से मिलके बनी हो वो डाइमर कहलाती है। और इसने क्या करना है, डीएनए की रेप्लिकेशन को कैटालाइज करना है। एडिशन ऑफ, आपको पता है जितने भी एंजाइम वो कैटालिस्ट हैं। तो आमतौर पे जब भी हम किसी भी चीज़ के रिएक्शन को परफॉर्म करने की बात करते हैं एंजाइम के लिहाज से, हम कहते हैं कि ये कैटालाइज कर रहा है। अच्छा, उसके बाद स्पीड है कि जब डीएनए का मॉलिक्यूल एंजाइम से गुजरेगा तो एंजाइम क्या करता है, 1 सेकंड के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, यानी ये बहुत ज़्यादा रैपिडली काम कर रहे होते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक डीएनए है उसको कॉपी करना है, उसमें करोड़ों एंजाइम है। अगर ये स्पीड ना हो तो ऑटोमेटिकली उसको कॉपी करते हो सकता है 1 महीना 2 महीना या पूरा साल लग जाए। तो डीएनए जब भी एंजाइम कम्प्लेक्स से गुजरेगा, यानी पॉलीमरेज 3 से गुजरेगा एट रैपिड रेट, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होगी क्योंकि वहाँ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के लिहाज से होगी। अच्छा, ये तो इसकी जस्ट इंफॉर्मेशंस हैं जो आप कह सकते हैं फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। आगे जो दो इसकी करैक्टरिस्टिक हैं वो थोड़ा फंक्शनल करैक्टरिस्टिक है। पहली, नॉट इनिशिएटर, कि ये कभी भी रिएक्शन को खुद स्टार्ट नहीं करेगा, यानी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पहला न्यूक्लियोटाइड ग्रोइंग स्टैंड पे कभी भी डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐड नहीं करता, खुद नहीं स्टार्ट करेगा। ठीक है, कैन नॉट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन, पहले इसकी शर्त ये है। वो कहते हैं ना जो जिसने काम ज़्यादा करना हो वो आप कह सकते हो उसके नखरे भी ज़्यादा होते हैं। तो पहला नखरा तो इसका ये है कि ये कहते हैं मैंने रिएक्शन खुद स्टार्ट नहीं करना, पहले कोई है जो इसको रिएक्शन स्टार्ट करके देगा। दूसरा, जब ये खुद नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात कैन ऐड ओनली न्यूक्लियोटाइड टू ऑलरेडी पेयर्ड स्ट्रैंड, पहले इसको छोटा सा स्ट्रैंड बना के देना पड़ेगा चंद न्यूक्लियोटाइड का जो पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ अटैच है। यानी आप कह सकते हैं कि जो पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जब तक इसको छोटा सा स्ट्रैंड बना के हम नहीं देंगे उस वक्त तक ये न्यूक्लियोटाइड को मज़ीद ऐड नहीं करेगा। तो इसको ये यानी आप कह सकते हैं कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, कि ये रिएक्शन को कभी भी शुरू नहीं करेगा। तो पहला नखरा क्या है, इसको छोटा सा बना के दे दें, फिर ये आगे खुद बनाना शुरू कर देगा। अब दूसरा ये कहता है मैं हमेशा जो पेरेंट स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3 एंड की तरफ से स्टार्ट करूँगा, 3 एंड से, और मूव किसकी तरफ करूँगा, 5 एंड की तरफ। तो दूसरा नखरा इसका ये है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है कि इसको पहले एक छोटा सा स्ट्रैंड बना के देना पड़ेगा क्योंकि ये खुद
उस पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करता, खुद रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता। और दूसरे इसकी डायरेक्शन हमेशा पेरेंट स्ट्रैंड पे ये 3 एंड से 5 एंड की तरफ जाएगा। यानी ये रेड कलर का पेरेंट स्ट्रैंड है तो इसका पहला 3 एंड कॉपी करेगा और उसके बाद 5 एंड कॉपी करेगा। इन दो शराइत के साथ, ठीक है, जब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपको टॉपिक समझना क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा। उसके बाद हमारे पास प्राइमेज क्या है, जाहिर बात है, नाम से जाहिर है, प्राइमर, प्राइमरी जो पहले काम हो, सेकेंडरी जो बाद में काम हो। तो नाम से जाहिर है कि ये ऐसा एंजाइम, अब ये खुद रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता तो इसको रिएक्शन स्टार्ट करके देना पड़ेगा, तो ये बाद में आता है। और ये वाला एंजाइम पहले रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, इस वजह से इसका नाम रखा गया प्राइमेज। तो ये कैसे स्टार्ट करेगा, ये जो छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज ने कंस्ट्रक्शन करनी है, आगे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये प्राइमेज एंजाइम बना के देगा। लेकिन जाहिर बात है, अब जो रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले इसका भी एक नखरा है, वो कहते हैं मैं आसान चीज़ बनाऊंगा तो सही, वो आरएनए प्राइमर बनाता है। इनको ऐड करना थोड़ा सा आसान होता है। आरएनए प्राइमर से क्या मुराद है कि उसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे वो आरएनए के लिहाज से होंगे। यानी नॉर्मली आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ए के सामने डीएनए में थायमीन लगा होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ ए के सामने वो यू लगाएगा, क्योंकि उसमें थायमीन की जगह क्या होता है, यू होता है। तो इस वजह से इसको हम एडेनिन की जगह यूरासिल यहाँ लगते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमर, क्योंकि इसमें आरएनए वाला न्यूक्लियोटाइड यू है। अच्छा, फिर बाद में जब आरएनए प्राइमर बन जाता है तो इसके ऊपर ये एडिशन शुरू करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3, और फिर ये अब एडिशन करता रहता है। तो प्राइमेज इसने रिएक्शन को स्टार्ट करना है और ये हमारे पास आरएनए प्राइमर हमें बना के देगा। और उसके बाद इस आरएनए प्राइमर में 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड हमेशा कॉम्प्लीमेंटरीली टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंटरीली का क्या मतलब है कि अगर ए है, टी है, सी है, जी है, तो ए अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आया तो उसकी जगह यू लगेगा, क्योंकि ये आरएनए प्राइमर बना। टी की जगह ए लगेगा, सी की जगह जी लगेगा और जी की जगह सी लगेगा। तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोटाइड, उसका जो अपोजिट पार्टनर है वो हमेशा इस रूल को फॉलो करना चाहिए, ए टी जी सी। तो इस रूल को अगर वो फॉलो करें, हम कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंटरीली न्यूक्लियोटाइड। ये बार बार बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो टेम्पलेट स्टैंड पे चीज़ें आए, हमेशा न्यूक्लियोटाइड उसकी कॉम्प्लीमेंटरीली पेयर की शक्ल में होने चाहिए। और फिर इन न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस करने वाले ये दो एंजाइम हैं। ये जैसे हमने कहा था ना, डीएनए पॉलीमरेज 2 ये प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग में उसका एक रोल ये भी है कि वो आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड है उसको आप कह सकते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करे। अच्छा, एक तो डिफरेंस यू का है, दूसरा डिफरेंस आपको पता है पेंटोज शुगर का भी है कि जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके अंदर राइबोज शुगर होती है और जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके अंदर डीऑक्सीराइबोज होती है। तो बहरहाल आरएनए प्राइमर में जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे वो सारे आरएनए न्यूक्लियोटाइड होंगे। फिर उनको रिप्लेस करने वाले ये दो एंजाइम हैं, ये दो एंजाइम उनको रिप्लेस करके उसको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, सबसे पहला जो मसला है वो हेलिकेज एंजाइम ने इस मसले को सॉल्व करना है। वो मसला क्या है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड हमारे पास है, इस डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंड बनाना है। तो ये वाला हेलिकेज एंजाइम इसको परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा, दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ देगा, जिसकी वजह से वो जो आप कह सकते हैं स्ट्रैंड वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। तो हेलिकेज एंजाइम वो एंजाइम है जिसने अनवाइंड द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये वो सारे एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल होंगे। अब हम एग्जैक्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ये कि ये एंजाइम किस वक्त आएंगे, किस तरह ये काम करेंगे, उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इनिशिएशन तो अनवाइंडिंग से होगी। अनवाइंडिंग से क्या मुराद है, किसी चीज़ को खोलना। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम अनजीप द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। अब पहला काम तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा काम प्राइमर सिंथेसिस। अभी हमने कहा कि पहले प्राइमेज आएगा, उसके बाद फिर बड़ा एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो आएगा।
ठीक है। तो प्राइमेज ने क्या करना है, प्राइमर को कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, एक शर्त तो इसकी ये थी कि इसको रिएक्शन स्टार्ट करके दें। अब दूसरी शर्त इसकी ये है कि उसने हमेशा 3 एंड पे काम करना है। तो सबसे पहले हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल ये देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ कट करके इस पोर्शन को हम यहाँ ड्रा कर देते हैं। ये इसका 3 to 5 एंड है, ये इसका दूसरे का 3 to 5 एंड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते। तो यहाँ से कट करके ये पोर्शन हमने यहाँ ड्रा किया। अच्छा, अपनी आसानी के लिए हम डीएनए को इस तरह ड्रा करते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं वैसे ओरिजिनल में जो डीएनए है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। यानी आप कह सकते हैं ओरिजिनल जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने जहन में रखना है, वो हेलिकल है। इस तरह सिर्फ समझाने के लिए हमने स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा किया है ताकि आप लोगों को बात आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला काम क्या है कि इस डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करना, दूसरा स्ट्रैंड क्या, प्राइमर को लगाना। अब इसका दूसरी शर्त ये थी कि वो हमेशा 3 एंड से स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस स्ट्रैंड की बात करेंगे तो इसका 3 एंड ये है, इस स्ट्रैंड की बात करेंगे तो इसका 3 एंड ये है। लेकिन अगर डीएनए यहाँ से ओपन अप हुआ, दरमियान से ओपन अप हुआ, तो फिर इस वजह से अपनी आसानी के लिए जो हिस्सा ओपन है तो इसी पोर्शन को हम ले लेते हैं कि 3 और ये 5 एंड बनेगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ 3 एंड बनेगा। तो प्राइमर हमेशा 3 एंड पर लगाया जाता है, 3 एंड पर लगाया। अच्छा, एक और बात जो आपने जहन में रखनी है, वो जगह जहाँ से ये ओपन अप हुआ है इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क, कि जहां से डीएनए ओपन है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक हो गया। तो सबसे पहले प्राइमर लगाया जाएगा, उसके बाद प्राइमेज क्या करता है, उसने प्राइमर को बनाना है, और प्राइमर हमेशा कौन सी एंड पे लगाया जाएगा, 3 एंड पे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये प्राइमर लग जाएगा तो इसी तरह यहां लगा दिया जाएगा। प्राइमर, जब प्राइमर लग जाएंगे अब इसने एडिशन ऑफ सिंथेसिस करनी है न्यूक्लियोटाइड की, और ये काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो जहां प्राइमर लगा होगा तो ये वहां आके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देगा। अच्छा, डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, टेम्पलेट पे 3 to 5। तो जब जैसे हम ये टेम्पलेट की बात करते हैं तो अगर आप देखें अब हमारे पास स्ट्रैंड अपोजिट है, स्ट्रैंड क्या है, अपोजिट है। तो इसने रूल फॉलो करना है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड से स्टार्ट करेगा और 5 एंड की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रैंड का 3 ये है, 5 ये है, तो इस स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए सिंथेसिस वो इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन हमारे पास जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें 3 एंड इधर है, तो इसकी डायरेक्शन इस एंड, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज का एक बहुत बड़ा नखरा है कि ये 3 जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 एंड से 5 की एंड की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो आप कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन वो इस तरफ हो रही है और इसके अंदर इस तरफ हो रही है। यानी जब भी डीएनए इस पे ऐड करेगा तो वो इस तरफ जाएगा, और इस पे ऐड करेगा तो इस तरफ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देखें कि जो नया स्ट्रैंड है वो हमेशा इसके अपोजिट बनेगा। इसके क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा। तो अगर इसके अपोजिट बनना है तो इसका 5 एंड पहले बनेगा और 3 एंड बाद में बनेगा। तो इस वजह से जब हम बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कर रहा है ऑन ग्रोइंग एंड, क्योंकि टेम्पलेट एंड पे तो न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी मौजूद है, एडिशन किस पे होनी है, जो नया बनने वाला स्ट्रैंड है या उसको ग्रोइंग स्ट्रैंड या डॉटर स्ट्रैंड हम इसको कहते हैं, तो उस पर पहला कौन सा एंड बनेगा, 5, और बाद में कौन सा एंड बनेगा, 3 एंड। तो जब भी हम ग्रोइंग स्ट्रैंड पे डायरेक्शन की बात करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, तो पहले चूंकि 5 एंड बनेगा, फिर बाद में किसकी तरफ जाएगा, 3 एंड।
तो यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज बन सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, जब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करेंगे वो 3 एंड से स्टार्ट करेगा, 5 एंड की तरफ जाएगा, लेकिन ग्रोइंग एंड का वो पहले 5 एंड बनाएगा और बाद में 3 एंड बनाएगा। तो आप ये समझें जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड वो हमेशा पहले 5 एंड के बनते हैं, बाद में 3 एंड के बनते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो ग्रोइंग स्ट्रैंड पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड 5 to 3 एंड पे हो रही थी, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का पहला जो एंड कॉपी हुआ है वो 3 होगा और बाद में कॉपी होगा 5, लेकिन ग्रोइंग स्ट्रैंड का पहला एंड जो बनेगा वो 5 होगा और बाद वाला एंड क्या बनेगा, 3 एंड बनेगा। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो स्ट्रैंड में 2 डायरेक्शन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही, एक में रेप्लिकेशन 4 की तरफ जा रही है, दूसरी में रेप्लिकेशन से दूर जा रही है। तो इस वजह से जब भी हम एलोंगेशन की बात करते हैं तो पेरेंट स्ट्रैंड डबल है और उसमें दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। इसकी वजह से जब नए स्ट्रैंड बनेंगे तो उनकी हमेशा डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक में सिंथेसिस टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क होगी, दूसरे में सिंथेसिस अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। इस वजह से यहाँ स्ट्रैंड के 2 टाइप्स हमने बनाई है, एक को हम कहते हैं लीडिंग की तरफ जाना और दूसरे को हम कहते हैं लैगिंग पीछे हटना। तो जो रेप्लिकेशन की तरफ जाएगा वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा और जो रेप्लिकेशन से अवे आ रहा होगा वो लैगिंग स्ट्रैंड होगा। तो पहला लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लीडिंग स्ट्रैंड में एलोंगेशन टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क होगी और लैगिंग स्ट्रैंड में एलोंगेशन अवे फ्रॉम द फोर्क। पहला तो ये। अच्छा, दूसरी बात, जब भी डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करता है लीडिंग स्ट्रैंड को तो उसमें एक तरफ से ऐड करना शुरू करते हैं न्यूक्लियोटाइड और ऐड करता चला जाता है कंटिन्यूअसली, कोई वक्फा नहीं है, और 5 एंड की तरफ चला जाता है। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड में चूंकि इसने पीछे हट के आना है तो यहाँ एक प्रॉब्लम आता है। जैसे अगर मैं सीधी डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मेरे लिए चलना कितना आसान है और मैं चलता चला जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे इस तरह बैक इस तरह चलना पड़े तो हो सकता है मैं उतनी तेज़ी से उतनी स्पीड के साथ ना चल सकूं, हो सकता है मुझे दरमियान में कहीं रुकना भी पड़ जाए। तो इस वजह से इस पर प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि इसने जैसे मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ ऐसे, तो इसको इस तरह पीछे की तरफ आना पड़ता है। इस वजह से हो सकता है कि दरमियान में ब्रेक भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये करता 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 दरमियान में ब्रेक आ गई, अब जब जो ही रुक गया, अब ये नहीं है कि ये दोबारा काम स्टार्ट करेगा, नहीं, दोबारा काम ये स्टार्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है, इसका एक बहुत बड़ा नखरा है, इट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करके देगा। अब एक दफ़ा रुक गया, अब ये इंतज़ार करेगा कोई मुझे रिएक्शन को स्टार्ट करवाए। इस वजह से मजबूरी ये है कि ये जो स्टैंड है इस पर चूँकि कहीं डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन अपोजिट है, उसने पीछे की तरफ हटना है, तो यहाँ प्रॉब्लम आता है कि ये बाज़ दफ़ा काम करना छोड़ देता है। तो इसको चलाने के लिए इस स्टैंड पे काफ़ी जगह प्राइमर लगाए जाते हैं। इसको चलाने के लिए काफ़ी जगह क्या लगाए जाते हैं, प्राइमर लगाया जाता है। अब होता क्या है, ये स्टार्ट करता करता यहाँ रुक गया, लेकिन इसको अगला प्राइमर याद आएगा तो वो फिर आगे स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ रुक गया तो अगला प्राइमर इसको नज़र आएगा तो फिर ये स्टार्ट कर देगा, करते करते इस तरह। अब यहाँ अगर आप देखें कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये टुकड़ों की शक्ल में हो रहा होता है, डिसकंटिन्यूसली हो रहा होता है। पहले एक टुकड़ा बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अच्छा, इन टुकड़ों को नाम दिया गया, इसको हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। साइंटिस्ट के नाम पे ओकाज़की फ्रेगमेंट, ओकाज़की फ्रेगमेंट, ठीक है। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क जा रहा है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है जिस पे अपोजिट काम हो रहा है। तो जब हम लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें, इस पर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हो रहा होता है और इस पे जो लैगिंग का प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यूसली हो रहा होता है, यानी ओकाज़की फ्रेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे होते हैं। तो ओकाज़की फ्रेगमेंट है कि फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर्म एट लैगिंग स्ट्रैंड, इसको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। इनकी लेंथ प्रोकैरियोट में
थोड़ी बड़ी होती है और यूकैरियोट में थोड़ी कम होती है, क्योंकि यूकैरियोट में ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होती है। तो जितना छोटा टुकड़ा होगा उसको उतना ही ज़्यादा सिंथेसाइज करना आसान होगा। प्रोकैरियोट्स, तो लेंथ इसकी प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होती है, 1000 to 2000। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर ओकाज़की फ्रेगमेंट। अच्छा, ये भी हमेशा पहले इनका 5 एंड बनेगा, बाद में 3 एंड बनेगा। चूँकि यहाँ टेम्पलेट 3 to 5 है, तो पहले इनका कौन सा एंड बनेगा, 5 एंड बनेगा और बाद में 3 एंड बनेगी। तो ये भी उसी रूल को फॉलो करते हैं जो एक डीएनए का बड़ा पोर्शन फॉलो करता है। तो ये भी 5 to 3 डायरेक्शन। अच्छा, जब ये टुकड़े बन जाते हैं, अब टुकड़े तो नहीं चाहिए, पूरा स्ट्रैंड चाहिए, तो फिर इन टुकड़ों को फिलअप करेगा एक और एंजाइम जिसको हम कहते हैं लाइगेज। लाइगेज का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ को बांध देना। तो ये इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देगा। तो दरमियान में जो गैप आया है, इन गैप को फिल करेगा लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम। और जब डीएनए पॉलीमरेज कॉपी करते हुए 5 एंड पर पहुंचेगा, फिर ये जंप लगा के दोबारा इधर पहुंचे। इतनी देर में जो हेलिकेज एंजाइम था जिसने इसको अनब्रोक किया था, वो अगले पोर्शन को क्या कर देगा, स्प्लिट अप करके इसको ओपन अप कर देगा। यहाँ ये इसको इस तरह ओपन अप कर देगा और जो हमारा स्ट्रैंड, ये तो कॉन्टिन्यूसली कॉपी हो रहा है, और ये वाला जो यहाँ पहुँचा था, सॉरी यहाँ पहुँचा था, अब वो आगे से दोबारा इस तरह कॉपी करना शुरू कर दे। यानी इन शॉर्ट आप ये कहेंगे कि जो हमारा ये वाला स्ट्रैंड जब ओपन अप होगा, ऐसे ये इस तरह ओपन अप होगा, ये ओपन अप होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में कॉपी करना शुरू कर देगा और ये इस तरह कंटिन्यूसली करता चले। तो ये काम मुसलसल होता रहेगा और बिल आखिर जो हमारे पास दोनों इसके, ये जब 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं, ये भी डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। जब ये पूरा डीएनए कॉपी हो जाएगा तो ये स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होके अलहदा हो जाएगा, ये स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होके अलहदा हो जाएगा। इस तरह डीएनए जो एक था वो उसकी 2 कॉपीज़ बन जाएंगी। तो इस तरह ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। यहाँ एक और बात जहन में रखी कि जब ये स्ट्रैंड ओपन अप किए जाते हैं तो ये दोबारा आपस में रेप्लिकेशन कंप्लीट होने तक बाइंड ना करें, आपस में जुड़े ना। तो यहाँ कुछ प्रोटीन लगाई जाती है जिनको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स। तो जब तक ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो जाते उस वक्त तक ये प्रोटीन इनके साथ अटैच रहती है और ये क्या करती हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच होती है, इस वजह से ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड को आपस में जुड़ने नहीं देती अनटिल जब तक रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस इस तरह फाइनली कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फिर अब जीन से रिलेटेड है, उसको फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।